Yes, now today's topic is the voltaic cell, electrochemical cell और मेन है हमारे लिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की जो केमिस्ट्री है या जो फिर इसके अंदर वर्किंग है इसकी, वो तुम्हें केमिस्ट्री में आती है। थोड़ा सा मैं तुम्हें यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। हमेशा आज सेल टॉपिक स्टार्ट हुआ, ये सेकंड यूनिट में टॉपिक है सेल, ये हमने आज स्टार्ट किया है। अभी इसका बेसिक करेंगे, फिर सेल के अंदर कॉम्बिनेशन होते हैं कि सेल्स को भी सीरीज में लगाया जाता है। जैसे कैपेसिटर्स और रेजिस्टर्स के कॉम्बिनेशंस बनाए हैं, सीरीज, पैरेलल, मिक्स्ड। ऐसे ही सेल के कॉम्बिनेशंस बनेंगे, सीरीज का, पैरेलल का और मिक्स्ड का। लेकिन उससे पहले तुम्हें बेसिक पता होना चाहिए, क्योंकि सेल और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है ये बहुत अच्छे से समझना। आज का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का तुम्हारे लिए, ठीक है। तो मैं क्या है यहाँ पर एक बार सेल बना रहा हूँ, तो आई थिंक मेरे से बेटर केमिस्ट्री तुम जानते हो, क्योंकि मैं केमिस्ट्री से बहुत टाइम से लिंक में नहीं हूँ, तुम लिंक में हो केमिस्ट्री के, तो तुम मेरे से बेटर जानते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक एनोड कैथोड हम सबको पता है, इलेक्ट्रोड्स हमें सबको पता है। तो यहाँ पर मैं एक इलेक्ट्रोड बना रहा हूँ, एक इलेक्ट्रोड में यहाँ बना, ये दो इलेक्ट्रोड हमने बना दिए, ठीक है। ऊपर से सेल क्लोज्ड होगा इन दिस मैनर। इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट रहेगा, ये नेगेटिव होएगी, ये पॉजिटिव है, ये कैथोड है, ये एनोड है, ये एक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, ये सबको पता है ना, एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट सबको पता है। मैं क्या कर रहा हूं, मुझे यहाँ पर एक सर्किट कंप्लीट करना है, तो मैं यहाँ पर एक सर्किट कंप्लीट करता हूं। ये मैंने एक सर्किट कंप्लीट किया। दिस इज द रेजिस्टेंस R, इसको हम बोलते हैं लोड रेजिस्टेंस, LOAD, लोड रेजिस्टेंस। दिस इज द लोड रेजिस्टेंस, और इसके अंदर जो रेजिस्टेंस होएगी उसको बोलेंगे स्मॉल r, इसको बोलेंगे स्मॉल r, और इस रेजिस्टेंस का नाम होगा इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये डायग्राम एक बार चाहे बनाओ या ना बनाओ, तुम्हारी मर्जी है, मुझे समझाना है तो इसके बेसिस पर ही हम समझ सकते हैं। बाकी तो डेफिनेशन होती हैं जो मुझे समझानी है, बेसिकली केमिस्ट्री का टॉपिक है, तो मुझे समझाने के लिए डायग्राम बनाना जरूरी था। तो बेटा ध्यान से सुनना, आप कुछ टर्मिनोलॉजी को इसमें क्लियर करते हैं कि क्या क्या टर्मिनोलॉजी है सेल की। सबसे पहला वर्ड आता है सेल, कि तुम्हें सेल पता होना चाहिए सेल क्या होता है। सेल एक ऐसा कंपोनेंट है, हम हर उसको सेल बोल देते हैं जो किसी भी टाइप की एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, चाहे फिर वो कुछ भी क्यों ना हो, ठीक है। चाहे वो बैटरी हो, चाहे सोलर सेल हो, या जनरेटर हो, मतलब कहने का सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज नोन एज अ सेल। पहला पॉइंट तो ये है कि सेल क्या है, वो डिवाइस है जो किसी भी टाइप की एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर दे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। चाहे फिर वो डायनेमो हो, डायनेमो को भी तुम सेल बोल सकते हो, डायनेमो का मतलब होता है जनरेटर, ठीक है। वो जनरेटर चाहे फिर स्टीम से चलने वाला हो या वाटर से चलने वाला हो, हाइड्रो डायनेमो हो या फिर स्टीम डायनेमो हो, मैग्नेटिक डायनेमो हो, जैसा मर्जी डायनेमो हो, जैसा मर्जी जनरेटर हो, वो सेल है। क्यों? वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना रहा है, किससे? काइनेटिक एनर्जी को, हीट एनर्जी को, किसी भी एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जिस भी डिवाइस ने इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना दी वो सेल है। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज अ सेल। सेल क्लियर हो? आई होप सबको क्लियर हो गया होगा सेल। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? इंडीड की यहाँ पर वर्ड फोर्स आता है, बट ये कोई फोर्स नहीं है। ये पॉइंट मैं तुम्हें बहुत क्लियर करना चाहूंगा कि ये किसी भी टाइप का कोई फोर्स नहीं है।
अब बेसिकली इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? ये फोर्स नहीं है तो फिर ये क्या है? एक्चुअल में क्या है देखना, ध्यान से देखना ये चीज को। एक सेकंड रुकेंगे बेटा, सिर्फ एक सेकंड। Power on. हाँ जी, Bluetooth mode. नाउ हम कर रहे हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अगर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं है तो वो क्या है ये मैं तुम्हें समझा रहा हूं। देखो ध्यान से देखो, ये एक लोड रेजिस्टेंस है। लोड रेजिस्टेंस का मतलब तुमने कोई लोड लगा दिया, बल्ब लगाया, फैन है, फ्रिज है, कोई भी लोड तुमने लगाया तो दैट इज द लोड रेजिस्टेंस। अब इसमें से जब कोई चीज पास होगी, कोई करंट पास होगा, ठीक है, इसका मतलब है कि इसके अंदर एक वर्क डन होगा जहां पे रेजिस्टेंस आ जाए और अगर उसमें से करंट फ्लो कर जाए तो वहां पे वर्क डन होता है। ठीक है, तो ये चीजें हम जानते हैं, ऑलरेडी जानते हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ वर्क डन होगा क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है। जहां रेजिस्टेंस आएगी वहां पे वर्क डन होगा। तो वर्क डन के लिए एनर्जी कहां से आ रही है? पॉइंट इज दिस कि अगर यहाँ पे वर्क डन हो रहा है तो वर्क डन को एनर्जी कहां से मिल रही है? क्योंकि विदाउट एनर्जी वर्क डन नहीं हो सकता। ये पॉइंट हम जानते हैं। क्लियर हो रही है? ये पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं? तो मैं तुम्हें ये बताने जा रहा हूं कि यहाँ पर जो हमने वर्ड लिखा है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ, वो बेसिकली फोर्स नहीं है, कोई भी किसी टाइप का वो फोर्स नहीं है। हम इंडीड कि वहां पे वर्ड फोर्स यूज हो रहा है, सिर्फ टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग फोर्स यूज हो रहा है। बेसिकली वो एक एनर्जी है। ठीक है, ये अभी हम प्रूव करेंगे कि वो एनर्जी कैसे है और क्यों है। तो मैं इसके लिए चाहे यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूँ, तुम भी मेरे साथ साथ डेफिनेशन लिख लो और बहुत अच्छे से क्लियर होता चला जाएगा। फिर इसको आगे समझते हैं। डेफिनेशन साथ साथ लिखेंगे। बोर्ड सबको क्लियर हो रहा है ना? किसी को कोई डाउट है तो पूछते रहना भाई। डेफिनेशन है ईएमएफ ऑफ अ सेल, ईएमएफ ऑफ अ सेल इज वर्क डन या फिर एनर्जी carried by a unit charge EMF of a cell is the work done energy carried by a unit charge, full stop, passing through one passing through one complete cycle in the circuit. ये इसकी डेफिनेशन है बेटा, लिख लो। एग्जैक्ट डेफिनेशन है, बिल्कुल परफेक्ट, जिसमें किसी भी टाइप की कोई भी कमी नहीं है। ये डेफिनेशन प्रॉपर डेफिनेशन है ईएमएफ की। ठीक है, अभी समझेंगे ईएमएफ, अभी तो सिर्फ डेफिनेशन की बात हो रही है। कहां पे डेफिनेशन गलत हो जाती है? बुक्स में भी आती है वो गलत डेफिनेशन लिखी हुई और कुछ टीचर्स भी बता जाते हैं। तो वहां पर क्या है वो भी मैं तुम्हें पॉइंट बताऊंगा, लेकिन एक बार ये डेफिनेशन कंप्लीट करेंगे सारे। समझ आया होगा यहां तक? ठीक है, अब करते हैं, यहां पर आ जाते हैं। अब इसकी वर्किंग लिख लिया, सबने लिख लिया? ठीक है, अब वर्किंग पे आते हैं। वर्किंग क्या है वो ध्यान से देखना बेटा। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ठीक है, ध्यान से देखना। मेरे पे एक तो डिफरेंट कलर का मार्कर नहीं है, नहीं तो मैं तुम्हें हाईलाइट करके देता। तो मैं डॉट लगाता हूं तो उसको समझना थोड़ा कि यहां से पॉजिटिव चार्ज चलकर जा रहा है लाइक दिस। यहां पे कुछ वर्क डन करा उसने, ऐसे गया और यहां पे वापस आ गया। अब मानकर चलते हैं कि पॉजिटिव चार्ज यहां से चलना शुरू हुआ था, ऐसे यहां से ऐसे पॉजिटिव चार्ज चलना स्टार्ट हुआ, ऐसे गया, यहाँ पे वर्क डन हुआ, ठीक है, वापस आया, यहाँ पे वापस आया लाइक दिस, यहाँ ऐसे। ठीक है, तो क्या इस चार्ज ने एक अपना साइकिल कंप्लीट कर लिया? तो आंसर है नहीं किया।
साइकिल का मतलब होता है जहां से चलना स्टार्ट हुए वहीं पे आके स्टॉप करो। चलना स्टार्ट हम यहां से हुए थे, वहां पर गए, बीच में गैप है भाई। अगर बीच में गैप है तो इस गैप को ओवरकम करना पड़ेगा। अगर इस गैप को तुम ओवरकम करना चाहते हो तो तुम्हें लाइक दिस ऐसे आना पड़ेगा, इन दिस वे। ठीक है, तो जब इस तरह से तुम इधर की तरफ चार्जेस फ्लो कर कर आएंगे तो अब ये चार्जेस को निकलना पड़ेगा इलेक्ट्रोलाइट के अंदर से, और इलेक्ट्रोलाइट के अंदर से जब चार्जेस निकलेंगे इन द फॉर्म ऑफ आयंस, आयंस की फॉर्म में निकलेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस शिफ्ट होंगे, ट्रांसफर होंगे एक इलेक्ट्रोड से वन टू अनदर इलेक्ट्रोड शिफ्ट होंगे, तो उसके कारण से तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट थिक है मतलब गाढ़ा है, या फिर थिन है पतला है, तो उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर एक रेजिस्टेंस मेंटेन हो जाती है। तो मतलब अगर तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट बहुत थिक है तो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होगी। कहने का मतलब कि उन चार्जेस को इस इलेक्ट्रोड से यहां तक पहुंचने तक अपना साइकिल कंप्लीट करने के लिए बहुत ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा भाई। किस केस में? अगर तुमने इलेक्ट्रोलाइट बहुत थिक ले लिया, गाढ़ा ले लिया, विस्कस ले लिया, तो इसको यहां पहुंचने में प्रॉब्लम होगी। मतलब इलेक्ट्रोलाइट के कारण जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी। और अगर ये इलेक्ट्रोलाइट बहुत पतला है, बिल्कुल थिन है, तो ये एकदम से चार्जेस क्या होंगे, रैपिडली एकदम से शिफ्ट हो जाएंगे वन इलेक्ट्रोड टू अनदर इलेक्ट्रोड। तो उसके कारण से अगर वो रैपिडली शिफ्टिंग हो रही है तो दैट मींस इसका इलेक्ट्रोलाइट बहुत पतला है, उसके अंदर रेजिस्टेंस बहुत कम है, वो रोक नहीं पा रहा आयंस को, और हम यही तो चाहते हैं कि वो आयंस को ना रोके। ठीक है, तो ये बेटा बेसिकली यहां तक जो मैंने बनाया है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, दिस इज अ सेल। ये बेसिकली एक सेल है। कैसे ये सेल है देखना। इस सेल ने क्या किया, बेसिकली यहां से जो चार्ज गया और यहां तक आया, फिर ये वापस आया, फिर उस यहां तक आया, तो यहां पर आगे उसका एक साइकिल कंप्लीट हो गया। पहली बार साइकिल कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं चार्जेस को चलाया किसने। तो उसके लिए तो सिंपल सा आंसर है, मैं उसके डीप नहीं जाऊंगा क्योंकि केमिस्ट्री टॉपिक है। चार्जेस को चलाने के लिए इलेक्ट्रोलाइट के पास एनर्जी है। यहाँ पे कुछ डिसोसिएशन होगा, ठीक है, कुछ आयनाइजेशन होगा, जो मर्जी हो, मुझे उससे लेना देना नहीं है, बट यहाँ से एनर्जी मिलेगी इस चार्ज को। ये चार्ज ऊपर की तरफ पुश होगा, पुश होने के कारण वो इस वायर में फ्लो करेगा। ठीक है, पुश होएगा, फ्लो करेगा, तो इस रेजिस्टर में से, इस लोड में से क्रॉस करेगा चार्ज। जब क्रॉस करेगा तो यहाँ पे कुछ वर्क डन करेगा। वर्क डन तभी कोई कर सकता है अगर उसे पीछे से एनर्जी सप्लाई हो रही है। ठीक है, तो कोई भी जो चार्ज होगा वो ऑलरेडी यहाँ से एनर्जी कैरी कर ही आगे चलेगा, एनर्जी को कैरी करेगा और आगे की तरफ प्रोसीड करेगा, तभी तो वर्क डन होगा, एनर्जी इनटू डिस्प्लेसमेंट करके। तो दैट मींस वो यहाँ पर वर्क डन करेगा। और ये जो एनर्जी कैरिड बाय चार्ज है, ये कौन दे रहा है? इसके लिए ये सेल दे रहा है। सेल क्या करता है, जिसको हम बोलते हैं एक मोटिव फोर्स। मोटिव का मतलब है जो चार्ज के अंदर मोशन क्रिएट कर दे, चार्ज को चला दे, ठीक है, उसको बोलते हैं मोटिव। देखो यहाँ लिखा है ना इलेक्ट्रोमोटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन को चलाने वाला फोर्स। लेकिन वो बेसिकली फोर्स थोड़ी ना है, बेसिकली ये बैटरी उसको फोर्स नहीं दे रही है, ये बैटरी एक्चुअल में, ये सेल एक्चुअल में उस चार्ज को एनर्जी दे रहे हैं। पॉइंट यहाँ पर आता है कि ये फोर्स नहीं है, दैट इज द एनर्जी। ये जो सेल है इट इज गिविंग एनर्जी टू द चार्ज। तो मान लो इसने एक चार्ज को या 1 यूनिट चार्ज, 1 कूलम चार्ज को, फॉर एग्जांपल 1 कूलम चार्ज को इसने 10 जूल एनर्जी दे दी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा ये भी मैं तुम्हें बताता हूं। अगर इसने 1 कूलम चार्ज को 10 जूल एनर्जी दे दी तो इसका मतलब देखना क्या होगा। इधर देखो कि इसका मतलब क्या है। हम बात करते हैं वोल्टेज की। वोल्टेज का मतलब होता है वर्क पर यूनिट चार्ज। ध्यान से देखना, वोल्टेज का मतलब होता है वर्क डन पर यूनिट में चार्ज। अगर वर्क डन मतलब कि एनर्जी, वर्क का मतलब एनर्जी, अगर ये वाला सेल इतनी एनर्जी अपने अंदर रखता है, ये केमिकल, ये इलेक्ट्रोलाइट अगर अपने अंदर इतनी एनर्जी स्टोर करके रखता है कि ये कहता है कि मैं 1 कूलम चार्ज को, 1 कूलम चार्ज को 10 जूल एनर्जी दे सकता हूं, तो ये सेल कितने वोल्ट का हो जाएगा? तो आंसर है इस सेल की वोल्टेज हो जाएगी 10 वोल्ट। हम पढ़ते हैं ना कि ये सेल है 1.5 वोल्ट का। अभी के अभी क्या करो, जैसे रिमोट है, रिमोट के अंदर से सेल निकालो। फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूं तुम्हें। हमने कोई एक सेल निकाल लिया रिमोट में से, वेट,
ये एक सेल है, ठीक है। इस सेल के ऊपर मेंशन होगी वोल्टेज, तो मैं तुम्हें पढ़ के बताता हूँ कि कितने वोल्ट का है। वेट, लिखा होगा इसके ऊपर व्हाट इज द वोल्टेज ऑफ दिस सेल, कहाँ लिखा होगा बट yes it is a 1.5 वोल्ट। तो ये 1.5 वोल्ट का सेल है हमारा। तो 1.5 वोल्ट का मतलब समझाओ मेरे को, क्या होगा 1.5 वोल्ट का मतलब कि इस सेल के केमिकल में, इस सेल के अंदर जो केमिकल डला हुआ है उस केमिकल के पास इतनी एनर्जी है कि वो 1 कूलम चार्ज को 1.5 जूल एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है। जो चार्ज है वो 1.5 जूल एनर्जी से आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है। जितनी ज्यादा एनर्जी तुम दोगे उतना सेल बड़ा होता चला जाएगा। किसी सेल के पास पावर है 3 वोल्ट देने की, किसी के पास 9 वोल्ट की बैटरी आती है। 9 वोल्ट बैटरी का मतलब क्या है कि वो बैटरी जो कंडक्टर के चार्जेस हैं उनमें कितनी एनर्जी ट्रांसफर करेगी। तो आंसर है उसमें कितनी एनर्जी ट्रांसफर होगी, उसमें 9 वोल्ट की बैटरी में 1 कूलम चार्ज को, यूनिट चार्ज को 9 वोल्ट और 9 जूल एनर्जी मिल रही होगी। तो हर 1 कूलम का चार्ज, सारे 1 कूलम के चार्जेस 9 जूल एनर्जी लेके आगे जा रहे होंगे और यहाँ पे वर्क डन करेंगे फिर वो, ठीक है। अब पॉइंट है कि वर्क डन कितनी जगह होता है। तो हमने ये चीज को देखा कि वर्क डन तब होता है जब रेजिस्टेंस मिलता है। तो रेजिस्टेंस यहाँ पर तुम्हारे पे 2 जगह हैं। एक तो ये वाला लोड रेजिस्टेंस है, ये चार्जेस इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करेंगे, उनको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी यहाँ से निकलने के लिए। सेकंड, उनको इस इलेक्ट्रोड से इस इलेक्ट्रोड पे आने के लिए दोबारा एनर्जी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट के पास भी रेजिस्टेंस है। तो सेल के पास अपना एक रेजिस्टेंस होता है। देखो दिस इज अ सेल, ये एक सेल है, ये सेल है जिसके 2 टर्मिनल है, पॉजिटिव नेगेटिव, जैसे बैटरी होती है। सेल को अगर हम काफी सारे सेल्स को जोड़ दें तो बैटरी बनती है, ठीक है। तो दिस इज द टाइप ऑफ अ सेल। और ये अगर सेल है तो इस सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट है, उस इलेक्ट्रोलाइट के कारण भी रेजिस्टेंस पैदा हो रहा है कि वो चार्जेस एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पे आने के लिए भी उनको वर्क करना पड़ रहा है और उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो दैट मींस इस टाइप की रेजिस्टेंस जो सेल के अंदर रेजिस्टेंस पैदा हो जाए, सेल के अंदर जो सा रेजिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। और इंटरनल रेजिस्टेंस को हमेशा स्मॉल r से लिखा जाएगा, ठीक है। लोड जो बाहर रेजिस्टेंस होती है, लोड होता है जो हमारा, जो घर में लोड चलता है, तो वो है कैपिटल R। तो इन चीजों पे बेटा ध्यान रखना, ठीक है, कि ऐसे हमारे ये चार्जेस जा रहे हैं लाइक दिस दिस दिस, फिर वो अपना साइकिल कंप्लीट करते हैं, इधर आते हैं। एक साइकिल कंप्लीट हो गया, तो इतने साइकिल को कंप्लीट करने के लिए हम बोलेंगे, मान लो फॉर एग्जांपल, अब ध्यान से समझना, मैं क्या करता हूं यहाँ पर, थोड़ा सा ध्यान देना, इस पॉइंट को समझने वाला पॉइंट है, थोड़ा ध्यान देना। मैंने यहाँ पर एक वायर लगाई, एक वायर यहाँ पर लगाई और यहाँ पर मैंने वोल्ट मीटर लगा दिया, ये वोल्ट मीटर लगाया मैंने, ध्यान से देखो इसको, ठीक है। और मैं कहता हूं कि इस वोल्ट मीटर के अंदर जो रीडिंग आ रही है, रीडिंग वोल्ट मीटर दिखा रहा है मेरे को 6.5 वोल्ट। कितना दिखा रहा है मेरे को? 6.5 वोल्ट। ये वोल्ट मीटर को मैंने लगाया, कहां पे लगाया वोल्ट मीटर को? इस पॉजिटिव और नेगेटिव पे। तो ये इसके टर्मिनल्स की, मुझे ये जो टर्मिनल्स हैं, 2 टर्मिनल, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, उन दोनों के बीच में अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ सेल कितनी वोल्टेज दे रहा है? 6.5। ध्यान रखना इस चीज का, ये अभी मैं तुम्हें एज अ एग्जांपल्स बता रहा हूं, ठीक है। तो मैं एक और पॉइंट यहां पर तुम्हें डिस्कस कर रहा हूं कि इसको क्रॉस करने के लिए अगर मैं इसका वर्क डन कैलकुलेट कर दूं, अगर मैं इसका वर्क डन कैलकुलेट कर दूं, तो हम क्या जानते हैं कि वर्क डन का मतलब क्या है? ध्यान से समझो, ये यहां पर आ जाओ। वर्क डन का मतलब क्या है? वर्क डन का मतलब ही पोटेंशियल है कि अगर चार्ज 1 कूलम है तो वर्क डन जितना ही तो पोटेंशियल का आंसर आता है। देखना ध्यान से, तो चार्ज अगर 1 कूलम है तो वर्क डन इज अ पोटेंशियल, V इज अ
वर्क एनर्जी, तो पोटेंशियल भी एक एनर्जी है, तो ये तो हम सब पढ़ चुके हैं पोटेंशियल के चैप्टर में। तो ये वर्क डन, अगर मैं कहता हूं कि यहां पर वर्क डन हुआ है 6.5 जूल, अगर वर्क डन हुआ है यहां पर 6.5 जूल, इसी कारण से यहां पर तुम्हें वोल्ट मीटर ने कितना दिखाया 6.5 जूल। 6.5 जूल का मतलब है कि इस सेल ने, ये जो सेल है, ये जो बैटरी है, इसने इसके चार्जेस को, इसके फ्री आयंस को, इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया होगा, 6.5 जूल एनर्जी ट्रांसफर कर दी है पर यूनिट चार्ज। मतलब 1 कूलम चार्ज को, 1 कूलम चार्ज को इस बैटरी ने 6.5 जूल एनर्जी दी है। इसी कारण से इसकी वोल्टेज जो आ रही है वो आ रही है 6.5 वोल्ट। पॉइंट क्लियर हो गया यहां तक। बट वो जो वोल्टेज है वो सिर्फ बाहर आउटर सर्किट के लिए है, ठीक है, टर्मिनल से टर्मिनल तक है, इससे यहां तक पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में है। लेकिन जो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में रास्ता है, जो सेल के अंदर आयंस ने या कुछ चार्जेस ने रास्ते को उस ट्रेवल करना है, तो वहां पर तो भी रेजिस्टेंस है, वर्क डन तो वहां पर भी होगा। उसको कैसे मेजर करें, पॉइंट इज दिस। तो यहां पर देखना, अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, उसको हम बोलते हैं बेटा ईएमएफ। ईएमएफ मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बैटरी है, एक सेल है, उसका ईएमएफ लिखा हुआ है 9 वोल्ट। कितना वोल्ट लिखा हुआ है, 9 वोल्ट। एक बैटरी, एक सेल का ईएमएफ लिखा हुआ है 9 वोल्ट। मैंने यहाँ टर्मिनल्स पर एक पोटेंशियोमीटर, सॉरी वोल्टमीटर लगाया, एक टर्मिनल्स पर मैंने वोल्टमीटर लगाया और वोल्टमीटर में रीडिंग आ रही है 6.5 वोल्ट। मैंने जो सेल यूज किया या जो बैटरी यूज करी वो मैंने करी थी 9 वोल्ट की। तो व्हाट इज द डिफरेंस भाई, मेरे जो एक्सपेक्ट करता हूं मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि मुझे यहाँ पर 9 वोल्ट मिलना चाहिए। मतलब मेरे पर यूनिट कूलम चार्ज को, जो मेरा कूलम चार्ज है, पर यूनिट चार्ज है, उसको 9 जूल एनर्जी जानी चाहिए, क्योंकि 9 वोल्ट की बैटरी का मतलब है कि यूनिट चार्ज में कितनी एनर्जी जाएगी, हेलो हेलो हेलो, दीदी मैं क्लास में हूँ, मैं फ्री होकर कॉल करता हूँ। अच्छा, क्लास से फ्री होकर करियो, जी मेरे पास। ठीक है, ठीक है। यस बेटा, क्लियर हो गया? वीडियो पॉज है क्या? वेट, हाँ जी बेटा, क्लियर है? चलो तब तक मैं भी रेस्ट कर लेता हूँ, मुझे यस नो बताओ कि यहाँ तक समझ आ रहा है? ठीक है, जो मैं करवा रहा हूँ समझ आ रहा है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है? अभी धीरे धीरे पता चलेगा। बेसिकली इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक एनर्जी है जो पर यूनिट कूलम को दी जाती है, ठीक है। नाउ यहाँ पर मैंने एक बैटरी ली है जिसके ऊपर ईएमएफ मेंशन किया हुआ है, उसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मेंशन किया हुआ है 9 वोल्ट। तो आई होप कि तुम्हें ये क्लियर हो गया होगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। डन है? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बता सकते हो। तो ये वाली जो इंटरनल रेजिस्टेंस है बेटा, उसमें भी वर्क डन होगा। तो हमें ईएमएफ कब बोलना है और वोल्टेज कब बोलनी है, पोटेंशियल डिफरेंस कब बोलना है। बेसिकली अब हम पोटेंशियल डिफरेंस को बोलेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। आज तक हम पोटेंशियल डिफरेंस वर्ड बोलते रहे हैं। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस प्रॉपर नेम है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बोलना आज के बाद, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस देखो ध्यान से, अगर मैं यहां पर एक सर्किट बना देता हूं, ये मैंने एक सर्किट बनाया, ये मैंने एक सर्किट बनाया, ये एक बैटरी लगा दी, ठीक है,
और मैं कहता हूं कि इस रेजिस्टर के अक्रॉस में ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ए बी के अक्रॉस में ईएमएफ है 2 वोल्ट, ए बी रेजिस्टर के अक्रॉस में ईएमएफ है 2 वोल्ट, तो ये सरासर गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि कभी भी अक्रॉस में, इन रेजिस्टर्स के अक्रॉस में, किसी दो पॉइंट्स के अक्रॉस में ईएमएफ नहीं आता। ईएमएफ जब बोला जाएगा, ईएमएफ का जब वर्ड यूज किया जाएगा वो सिर्फ सेल के लिए किया जाएगा, वैसे ईएमएफ का वर्ड यूज नहीं किया जाएगा। ईएमएफ का वर्ड यूज किया जाएगा सिर्फ और सिर्फ सेल के लिए। और कैसे, यहाँ पर तुम देख सकते हो कि सर्किट के साथ साथ सेल भी इंक्लूड हो जाएगा ईएमएफ में। मैं यहाँ पर बना के दिखाता हूँ तुम्हें, एक बारी ध्यान से देखना, फिर उसमें भी दिखाऊंगा। ईएमएफ कभी भी अगर तुम्हें दो रजिस्टर के अक्रॉस में वर्ड यूज करना है तो टर्मिनल, इसलिए वर्ड आएगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, कि दो टर्मिनल्स के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, टर्मिनल्स के बीच में। ईएमएफ वर्ड कभी भी यूज होगा तो उसके बीच में गैप नहीं होगा। गैप कैसे नहीं होगा समझो, इसको मैं बताता हूँ। ये देखना, थोड़ा सा यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं थोड़ा बड़ा करके, कि यहाँ पर एक डायग्राम लेते हैं, एक रजिस्टर लगाया, ये मैंने एक सेल बनाया, ठीक है। अब ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, दो टर्मिनल्स हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल है। मैं यहां से चलकर गया, ऐसे रजिस्टर आया तो यहाँ पे वर्क डन हुआ, वर्क डन किया, वापस आया यहाँ पे, यहाँ तक। अगर मैं सेल को छोड़ दूं, सेल के अंदर ट्रेवल नहीं कर रहा, सिर्फ सेल के एक टर्मिनल से चला दूसरे टर्मिनल पे आकर रुक गया, सेल के अंदर जो गैप है उसको मैंने मेंशन नहीं किया, उसको कंसीडर भी नहीं किया, तब तो मैं बोलूंगा पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, जिसको तुम बोल सकते हो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल टू टर्मिनल, तुम सेल के अंदर का कंसीडर नहीं कर रहे, लेकिन अगर तुम सेल के अंदर भी कंसीडर कर रहे हो, सेल के अंदर होता है नेगेटिव से पॉजिटिव, ठीक है। आउटर सर्किट में क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, सेल के अंदर होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव। अगर तुम साइकिल को कंप्लीट करते हो, 100% साइकिल कंप्लीट करते हो, तब तुम बोल सकते हो ईएमएफ। लेकिन वो भी सिर्फ किसके लिए ईएमएफ बोलोगे, इस बैटरी के लिए, इस सेल के लिए, इस रजिस्टर के लिए कभी भी ईएमएफ वर्ड यूज नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? इस रजिस्टर के टर्मिनल्स पे तुम जब चेक करोगे तो टीपीडी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस चेक करोगे, इस पे बीच में अगर गैप आ रहा है, जब बीच में गैप आ गया तो वहां पर ईएमएफ वर्ड नहीं आता, ठीक है। पहला पॉइंट, कब यूज करना है, जब 100% साइकिल कंप्लीट होता है तब हम ईएमएफ वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। यहां पर भी देख सकते हो, यहां पर क्या होगा, इस केस में क्या होता है बेटा, जिसके अंदर हम टर्मिनल टू टर्मिनल आते हैं, टर्मिनल टू टर्मिनल आने के लिए हम क्या करते हैं, सेल के अंदर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, जो इलेक्ट्रोलाइट के कारण पैदा हो रहा है, उसको इग्नोर कर देते हैं, छोड़ देते हैं। आज तक हमने नहीं पढ़ा, लेकिन आज से, अब इस टॉपिक के होने के बाद से हम सेल के अंदर जो रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस, उसको भी कंसीडर किया करेंगे, उसको भी सोचा करेंगे कि हाँ इसके कारण कुछ रेजिस्टेंस होगा, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक बारी कि यहाँ से ये चार्जेस चलने स्टार्ट हुए हैं, ऐसे गए हैं, यहाँ पे वर्क डन हुआ है। वर्क डन क्यों हुआ? वर्क डन का मतलब है कि उनको पीछे से क्या कोई एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, तो आंसर है यस, एनर्जी मिल रही है इस इलेक्ट्रोलाइट के कारण, ठीक है। इसलिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज अ बेसिकली एनर्जी। यहाँ पे डेफिनेशन में हमने लिखा है ना, ईएमएफ ऑफ अ सेल इज द वर्क डन और एनर्जी carried by unit charge passing through one complete cycle in circuit, ठीक है। एक साइकिल में कितनी एनर्जी होगी चार्ज के पास, वो होता है पोटेंशियल, उसका ईएमएफ और पोटेंशियल। तो अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ से चार्जेस चलकर गए, यहाँ पर वर्क डन किया, चार्जेस वापस आए, यहाँ पर आकर रुके नहीं है। अगर यहाँ पे रुक जाएंगे तब मैं ईएमएफ वर्ड यूज नहीं करूंगा, तब मैं वर्ड यूज करूंगा कौन सा, टीपीडी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन अगर वो चार्ज यहाँ से वापस इस इलेक्ट्रोड पर आ जाए, अपना साइकिल 100% कंप्लीट कर दे, तब वर्ड यूज करेंगे ईएमएफ। और ईएमएफ के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस भी इंक्लूड होती है, इसके अंदर जो इंटरनल रेजिस्टेंस है बेटा वो भी इंक्लूडेड है, ठीक है। तभी मैं बता रहा हूँ कि ईएमएफ एक बैटरी पे मान लो लिखा हुआ है 9 वोल्ट, तो 9 वोल्ट का मतलब है कि ये बैटरी, ये सेल
हमारे 1 कूलम चार्ज को 9 जूल एनर्जी दे रहे हैं। 1 कूलम चार्ज को 9 जूल एनर्जी दे रहे हैं। ओके, उसके बाद मैंने टर्मिनल टू टर्मिनल जब वोल्टमीटर लगाया तो मुझे मिला 6.5 वोल्ट, मतलब 6.5 जूल एनर्जी जा रही है 1 कूलम चार्ज के पास। तो बाकी का 2.5 वोल्ट कहां चला जाता है, 2.5 जूल एनर्जी कहां जा रही है? तो आंसर है 2.5 जूल एनर्जी इसके इंटरनल रेजिस्टेंस को तोड़ने के काम आ रही है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के काम आ रही है। ये पॉइंट का ध्यान रखना, जितना इलेक्ट्रोलाइट का रेजिस्टेंस कम होगा, जितना इलेक्ट्रोलाइट तुम्हारा पतला होगा, उतना ही उसका रेजिस्टेंस कम होगा, उतना ही सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा, तो जिसके कारण से ये वाला लॉस भी कम होगा। तो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा होगा तो आउटर सर्किट को एनर्जी कम हो जाएगी मिलनी, क्योंकि इंटरनल सर्किट को एनर्जी मिलती रहेगी। उसको एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक पहुंचने के लिए चार्ज को, आयन को एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना बेटा, आज के बाद सर्किट में तुम्हारा एक न्यू रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस हो गया, दैट इज कॉल्ड द इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या है, इसको कैसे बनाएंगे देख लो। इसकी ड्राइंग कैसे की जाएगी, इस सेल की ऐसे ड्राइंग करेंगे। ये तो हो गया लोड, आउटर रेजिस्टेंस। अब ये है सेल, ये सेल है, इसके साथ एक छोटा सा रेजिस्टेंस बनाऊंगा मैं। Like this is the small r, this is the capital R, ठीक है। और इसका कुछ EMF होगा, E मान लो। तो अब मैं इसको EMF बोल सकता हूँ, मैंने इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्लूड कर लिया, बैटरी के अंदर का भी रेजिस्टेंस इंक्लूड कर लिया, तो दैट इज कॉल्ड EMF। अगर टर्मिनल टू टर्मिनल बात करूं, बैटरी के अंदर की बात ना करूं, सेल के अंदर की बात ना करूं, 100% साइकिल कंप्लीट ना करूं, तो मैं पोटेंशियल डिफरेंस बोलूंगा, EMF नहीं बोलूंगा। ठीक है, सेल के लिए EMF वर्ड कब लगाना है? तब लगाना है जब सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी तुम कंसीडर करो। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस को तुम इग्नोर कर रहे हो, इंटरनल रेजिस्टेंस को कंसीडर नहीं कर रहे, तो वहां पर EMF वर्ड भी यूज मत करो। तो दो पॉइंट्स के बीच में कभी भी अगर तुम्हें एनर्जी को चेक करना है, दो पॉइंट्स के बीच में अक्रॉस 2 पॉइंट्स, तो पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे। कंप्लीट साइकिल में देखना है तो EMF की बात करेंगे। यहां तक किसी को डाउट है तो जल्दी से पूछ लो। सेशन आज एक कोर्स चलेगा, अभी क्लास क्विट नहीं होएगी, अभी कंटिन्यू है क्लास हमारी। तो ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स थोड़ा सा समझ आया बेटा या नहीं आया? तो ऐसे ही टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की भी हम डेफिनेशन लिख देते हैं कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, ये भी हम एक डेफिनेशन यहाँ पर लिखेंगे अभी। तो राइट डाउन, हाँ इसमें ना एक काम करो सबसे पहले, हाँ चलो पहले तो डेफिनेशन लिखते हैं फिर काम करते हैं। देखना कितना टाइम रहेगा सेशन ओवर होने में हमारा। नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं फिर। सेशन तो बेटा हमारा ओवर होने वाला है, नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करें। इसमें जब फटाफट से मैसेज करके बताओ यहां तक क्लियर हुआ। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की क्या डेफिनेशन है यहां पर ध्यान से देखेंगे। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क डन, बिल्कुल सेम डेफिनेशन है बेटा जो इसकी है। इसकी क्या है ध्यान देखना, वन कंप्लीट साइकिल, यहां पर साइकिल 100% कंप्लीट होगा। ठीक है, बाकी सब कुछ वही है। बेसिकली एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी है, EMF इज आल्सो एनर्जी, बोलने में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। ओके, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क डन एनर्जी ऑन अ यूनिट चार्ज कैरिड फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर या एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पर 100% साइकिल कंप्लीट नहीं हो रहा, इसके अंदर टर्मिनल टू टर्मिनल जा रहे हो सिर्फ। ठीक है, बीच में गैप रहेगा, तो आउटसाइड द सर्किट, सर्किट के बाहर रहना, सेल के अंदर नहीं जाना। ड्यूरिंग फ्लो ऑफ करंट, जब करंट फ्लो कर रहा हूं। ठीक है, अगर मैं यहां से इससे चलता हूं ऐसे, यहां पर गया, यहां पर गया, यहां पे आके रुक गया, मैं सेकेंड इलेक्ट्रोड से वापस प्रीवियस इलेक्ट्रोड पे नहीं आता, फाइनल इलेक्ट्रोड से इनिशियल इलेक्ट्रोड पे अगर नहीं आता, तो दैट मींस मैं इस टर्मिनल से इस टर्मिनल तक ही ट्रेवल कर रहा हूं, उसके अंदर ट्रेवल नहीं कर रहा। अगर अंदर ट्रेवल नहीं कर रहा हूं तो वहां पे वर्ड लगेगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और अगर अंदर ट्रेवल कर रहा हूं
तो यूज होगा वर्ड ईएमएफ सेल के लिए। रेजिस्टर्स के अक्रॉस में कभी भी ईएमएफ वर्ड यूज मत करना, क्योंकि रेजिस्टर के मतलब कोई एक लोड है, उसके अक्रॉस में, उसके टर्मिनल्स के अक्रॉस में तुम पोटेंशियल चेक करना चाहते हो, तो वहां पे ईएमएफ वर्ड यूज नहीं हो सकता किसी भी कीमत पे। ओके, तो नोट करके लिखेंगे बेटा, एक स्पेशल नोट लिख लेंगे यहां पर, यहां लिख लेते हैं नोट करके, एक नोट लिख लो ताकि तुम्हें याद रहे। इसमें लिखो, नोट में लिखो पोटेंशियल डिफरेंस, या हाँ पोटेंशियल डिफरेंस ही लिख लो, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन। अब बिटवीन भी लिख सकते हैं, और यहां पर जो वर्ड है अक्रॉस भी आता है, कहोगे तो अक्रॉस वर्ड यूज कर सकते हो, अक्रॉस वर्ड बल्कि ज्यादा बेटर है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर्स, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन या अक्रॉस, अक्रॉस वर्ड ज्यादा बेटर है, रेजिस्टर अक्रॉस द रेजिस्टर्स लो जी, ये हमारा नोट करके लिखना। यहां पर वर्ड ईएमएफ यूज नहीं करना, यहां पे वर्ड यूज करना है पोटेंशियल डिफरेंस। कभी भी अक्रॉस की अगर पॉइंट के अक्रॉस बात करो, रेजिस्टर्स के अक्रॉस, बैटरी के टर्मिनल से टू टर्मिनल, तो इस पोटेंशियल डिफरेंस वर्ड का यूज करो, ईएमएफ का यूज मत करो। यहां तक सबको क्लियर है? आई होप कि क्लियर होगा। कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ इसके अंदर सिमिलैरिटीज हैं पोटेंशियल डिफरेंस में और ईएमएफ में, और कुछ डिफरेंसेस भी हैं, कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं और कुछ डिफरेंसेस भी हैं। सिमिलैरिटी कैसी है चेक करना, कि ये भी एक एनर्जी है, ठीक है, और ये भी एक एनर्जी है, ठीक है, इसका यूनिट भी सेम है। इसको हम जो ईएमएफ का यूनिट लिखते हैं, तो ईएमएफ का यूनिट भी वोल्ट लिखते हैं कि 9 वोल्ट 12 वोल्ट इस टाइप से, और अगर हम अपना पोटेंशियल का यूनिट लिखते हैं वो भी वोल्ट लिखते हैं कि 1 वोल्ट है, 2 वोल्ट है, 4 वोल्ट है। तो कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं और कुछ डिफरेंसेस भी हैं। डिफरेंसेस क्या है अभी बताया, इसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस यूज नहीं होगा और इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्लूड होगा। तो ऐसे से ये एक क्वेश्चन बना लेते हैं कि हमें उसकी सिमिलैरिटीज भी पता हो और उसके डिफरेंसेस भी पता हो। सो नाउ राइट डाउन सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन ईएमएफ एंड टीपीडी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। लिख लीजिएगा इसको नोट करके। इसको मैं रफ कर रहा हूं बेटा, इसका काम हो चुका है। चलिए सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस हम लिखते हैं। पहले डिफरेंसेस लिख लेते हैं ईएमएफ के और ये पोटेंशियल डिफरेंस के, टीपीडी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। यहां पर हम कुछ डिफरेंसेस लिखते हैं कि कितने इनके डिफरेंसेस हैं। तो पहला वर्ड लिखो, फर्स्ट पॉइंट बनाओ बेटा, मैं बोल रहा हूं लिखते चले जाओ फटाफट से, आवाज सबको आ रही है ना मेरी। फर्स्ट पॉइंट ईएमएफ में लिखेंगे वर्क डन फॉर फुल साइकिल। बिल्कुल है कि ये फुल साइकिल के लिए यूज होता है, वर्क डन फॉर फुल साइकिल, और ये फुल साइकिल के लिए यूज नहीं होता, टर्मिनल टू टर्मिनल होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस में लिखेंगे वर्क डन फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर, टर्मिनल टू टर्मिनल 1 पॉइंट टू अदर होता है, ये हमें पता ऑलरेडी, ठीक है। वर्क डन फॉर फुल साइकिल, वर्क डन फॉर टर्मिनल टू टर्मिनल मतलब 1 पॉइंट टू अदर पॉइंट, ठीक है। सेकंड डिफरेंस की बात करते हैं कि सेकंड क्या डिफरेंस है इनके अंदर, बिलोंग्स टू सोर्स ऑफ सेल ओनली। ईएमएफ सिर्फ सेल के लिए यूज किया जाता है, बिलोंग्स टू सोर्स, ये सिर्फ सोर्स के लिए, सेल के लिए वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। बिलोंग्स टू सोर्स ऑफ सेल ओनली। और जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, ये वर्ड देखो मैंने नोट में लिखवा दिया है पॉइंट तो तुम्हें, कि जब रेजिस्टर के अक्रॉस की बात की जाए तब वर्ड पोटेंशियल डिफरेंस लगाना है। ये पोटेंशियल डिफरेंस कहीं पर भी यूज कर सकते हो दो पॉइंट्स के बीच में, ठीक है। लेकिन ईएमएफ सिर्फ सेल के लिए यूज किया जाता है, वो भी तब जब इंटरनल रेजिस्टेंस उसको तुम कंसीडर कर रहे हो। अगर तुम सेल के अंदर का रेजिस्टेंस भी कंसीडर कर रहे हो तब ईएमएफ वर्ड बोल सकते हो सेल के लिए।
वैसे पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस कहीं पर भी यूज किया जा सकता है दो पॉइंट्स के बीच में, रेजिस्टर्स के, कैपेसिटर के, कहीं जैसे हम करते हैं। बेटा यू आर मोर इंटेलिजेंट देन मी राइट नाउ। तो यहाँ पर क्या लिखा हमने, बिलोंग्स टू सोर्स ऑफ सेल, ठीक है। और उसका सेकंड पॉइंट, यहाँ थर्ड पॉइंट लिख दिया मैंने, इसको सेकंड करो, सेकंड पॉइंट लिख लो इसका, कैन बी यूज्ड एवरीवेयर बिटवीन टू पॉइंट्स। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी यूज्ड एवरीवेयर, कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, कैन बी यूज्ड एवरीवेयर बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच में, बिटवीन टू पॉइंट्स। लीजिए अब इसकी ये तो डिफरेंसेस थे, ये किसका माइक अनम्यूट हो रहा है, म्यूट रखो भाई माइक अपना, ठीक है। डिफरेंसेस हो गए, अब सिमिलैरिटीज करते हैं। नाउ देखो क्या क्या सिमिलैरिटीज है इनमें। तो यहां पर ईएमएफ की सिमिलैरिटीज, यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस की सिमिलैरिटीज, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की। तो पॉइंट 1 बनाओ सिमिलैरिटीज में, दोनों का काम है एनर्जी, मतलब वर्क डन ऑन चार्ज, इधर भी यही पॉइंट लिख दो, वर्क डन ऑन चार्ज, दोनों ने वर्क करना है चार्ज पर, ठीक है। सेकंड पॉइंट है कि इन दोनों का यूनिट भी सेम है, इसका यूनिट है इसका वोल्ट, इसका यूनिट भी क्या है, वोल्ट, ठीक है, यूनिट भी सेम है। तो ये कुछ सिमिलैरिटीज है। तो आई होप कि तुम्हें ये क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे, चलिए नाउ, हाँ इसके फैक्टर्स बताता हूं तुम्हें कि ये किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करता, ये भी चेक करने वाला पॉइंट है। तो देखते हैं, फैक्टर्स लिख लो बेटा। सबसे अगर बात करें स्मॉल आर की, इंटरनल रेजिस्टेंस की, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, तो इसकी क्या फैक्टर्स हैं, ये किस पर डिपेंड है, कब ये ज्यादा हो जाएगा कब ये कम हो जाएगा, वो लिख लो। नाउ राइट डाउन, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। डेफिनेशन लिखो बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस की, मैं बोल रहा हूं तुम लिखते चले जाओगे। इंटरनल रेजिस्टेंस इज क्रिएटेड बाय, इंटरनल रेजिस्टेंस इज क्रिएटेड बाय इलेक्ट्रोलाइट, इंटरनल रेजिस्टेंस इज क्रिएटेड बाय electrolyte to the moving ions inside the cell। मैं रिपीट कर रहा हूं डेफिनेशन, इंटरनल रेजिस्टेंस इज क्रिएटेड बाय इलेक्ट्रोलाइट टू द मूविंग आयंस inside the cell, full stop. It is represented by small r, it is represented by small r, okay। next heading बनाएंगे factors on which internal resistance affected, ये heading बनाएंगे factors on which internal resistance affected or depends। तो फर्स्ट पॉइंट फैक्टर्स के अंदर ऑन विच इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड्स, कि कौन से फैक्टर्स पर इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करती है, उसका फर्स्ट पॉइंट यहां पर लिखेंगे।
सबसे पहले है डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। जितना इस इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा उतना ही तुम्हारे आयन को ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, मतलब उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, सेम केस है ना, जैसे हमारा ये होता है क्या होता था, हाँ, R इज इक्वल टू रो एल बाय ए। भाई लेंथ बढ़ती चली जाएगी तो रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में अगर गैप बढ़ता चला जाएगा तो यहाँ पे भी रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। सिंपल है। तो फर्स्ट पॉइंट लिख लेंगे, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स directly affects on R। स्मॉल r वर्ड यूज करना, कैपिटल में। डायरेक्टली इफेक्ट्स ऑन R के ऊपर डायरेक्टली इफेक्ट होता है इसके इलेक्ट्रोड्स के बीच के डिस्टेंस का। ओके, सेकंड पॉइंट लिखोगे यहां पर, सेकंड फैक्टर क्या है। सेकंड फैक्टर को बेटा समझाना पड़ेगा, एक सेकंड रुकेंगे, मैं समझाता हूं तुम्हें सेकंड फैक्टर होता क्या, नहीं तो तुम्हें समझ नहीं आएगा बिल्कुल। वेट, देखो भाई सेकंड फैक्टर क्या होता है, ध्यान से देखना। इसी में मैं थोड़े चेंजेस करता हूं। यहां पर अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट को ऊपर तक ले आऊं लाइक दिस, मतलब कहने का मेरा क्या है कि अगर मैं इन इलेक्ट्रोड्स को इलेक्ट्रोलाइट में ज्यादा डिप कर दूं, इलेक्ट्रोड जैसे ये इलेक्ट्रोड है फॉर एग्जांपल, मैंने इस इलेक्ट्रोड के डिप किया, इलेक्ट्रोलाइट यहां तक आया, फिर मैंने इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज करा, इलेक्ट्रोड इतनी डिप हो गई, और इंक्रीज किया, इतनी डिप हो गई, मतलब मैं इलेक्ट्रोलाइट बढ़ाता जा रहा हूं और रोड जो डिप हो रही है उसमें बढ़ती चली जा रही है। अगर ये रोड जितनी डिप होती रहेगी और उतना ही इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना मेरी बात को। मैं यहाँ पर इसको रीड्रॉ करता हूं तभी समझ आएगा, ऐसे आएगा ही। वेट, ये इलेक्ट्रोलाइट है, ये पॉइंट क्लियर होना जरूरी है बेटा। ये रोड है, ये रोड है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइट है, ये रोड इतनी डिप है इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, सिर्फ इतनी, और ये वाला जो पोर्शन है ये डिप नहीं है, इतनी डिप हुई हुई है, बाकी का पोर्शन अनडिप्ड है। अब क्या होगा कि जो चार्जेस हैं, यहां पर चार्ज आएगा, यहां से चार्ज को यहां पर आना है, आयन को, ठीक है, ये ऐसे मूव करना है, तो चार्ज जो यहां पर पड़ा होगा वो यहां पर मूव नहीं कर सकता। क्यों मूव नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास मीडियम ही नहीं है मूव करने का, हवा में थोड़ी ना वो चल पड़ेगा, तो इलेक्ट्रोलाइट ही नहीं है उसके मूव करने के लिए। तो सिर्फ एक्सचेंज जो होगा, दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो आयंस का एक्सचेंज होना है वो सिर्फ उतने पोर्शन में ही होता है जितना पोर्शन इलेक्ट्रोड्स का डिप होता है। अगर तुम इलेक्ट्रोड्स का ज्यादा पोर्शन डिप कर दोगे तो आयन का एक्सचेंज भी ज्यादा होगा। आयन का एक्सचेंज अगर ज्यादा होगा तो डेट मींस रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, ठीक है ना, करंट ज्यादा हो जाएगा और रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो जितना तुम अपनी इलेक्ट्रोड्स को डिप करके रखोगे उतना ही इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा। ध्यान रखना, इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें करंट बैटरी से बाहर चाहिए। अंदर क्या करोगे, अंदर अगर उसकी एनर्जी अपने आप ही यूटिलाइज होती चली गई तो तुम एनर्जी को कहां से यूज करोगे। तो ध्यान रखना बेटा, और यही एक फैक्ट है कि हम अपने घर के इन्वर्टर की बैटरी में पानी डालते रहते हैं, बार बार डालते हैं सभी पानी, घर के जो इन्वर्टर है उनकी बैटरी में पानी डालते हो, थोड़ी थोड़ी कुछ कुछ मंथ्स के बाद, कुछ वीक्स के बाद हम चेक करते हैं कि इसको पानी, इसमें पानी डालना है या नहीं डालना। तो पानी डालने का मतलब है जो हमारी बैटरी एक सेल है, ठीक है, बैटरी इज अ सेल, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रोड्स लगी हुई हैं, कैथोड एनोड्स लगी हुई हैं, वो क्या होता है, उनके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कम होना शुरू हो जाता है,
ठीक है, कम होना शुरू हो जाएगा तो आयन का एक्सचेंज कम होएगा। आयन का अगर एक्सचेंज कम होगा तो तुम्हें करंट कम मिलेगा, ठीक है, रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी। हम क्या करते हैं, पानी डाल देते हैं, पानी डालने से इलेक्ट्रोड डिप हो जाती है, पानी डालने से इलेक्ट्रोड डिप हो जाएगी तो आयन का एक्सचेंज ज्यादा हो जाएगा और करंट ज्यादा मिलेगा। तो ये इफेक्ट समझ आया तुम्हें आज इंटरनल रेजिस्टेंस को कैसे कम किया जाता है, पानी डालकर, मतलब कहने का इलेक्ट्रोलाइट डालकर कि उसकी जो इलेक्ट्रोड है वो ज्यादा से ज्यादा डिप हो जाए। तो ये वाला फैक्टर समझ आया, यस और नो का मैसेज करेंगे जल्दी से अगर किसी को ये फैक्टर समझ आया तो। क्लियर है बेटा ये पॉइंट, जल्दी से यस नो करो बेटा, हरी अप। और फिर हम आते हैं नेक्स्ट पर। हमेशा इसमें रिपीट करने की ये बात है कि इन द केस अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट को कम डिप करूंगा तो इलेक्ट्रोलाइट का सिर्फ ये वाला पोर्शन, इलेक्ट्रोड्स का ये वाला पोर्शन आयंस को एक्सचेंज कर सकता है इधर से इधर, ठीक है। जब तक आयन एक्सचेंज नहीं होगा, साइकिल कंप्लीट नहीं होगा, करंट नहीं मिल पाएगा, ठीक है। आयन को एक्सचेंज अगर मैं कम करूंगा तो कम करंट मिलेगा, और मैं अगर इस इलेक्ट्रोड को डिप कर दूं तो ज्यादा आयन एक्सचेंज होंगे, ज्यादा आयन एक्सचेंज होंगे तो तुम्हें करंट ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो ये फैक्टर है कि अगर तुम अपनी इलेक्ट्रोड्स को डिप कर दोगे इलेक्ट्रोलाइट में, ज्यादा डिप कर दोगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब स्मॉल आर डिक्रीज हो जाएगा, करंट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड फैक्टर लिखो बेटा यहां पर, एरिया डिप्ड इन इलेक्ट्रोलाइट ऑफ इलेक्ट्रोड्स, area dipped in electrolyte of electrodes decreases the internal resistance. Area dipped in electrolyte of electrode decreases the internal resistance. ओके, क्लियर है पॉइंट। थर्ड पॉइंट पे आओ बेटा। फर्स्ट पॉइंट हमने किया था कि दोनों के बीच का गैप, सेकंड पॉइंट हमने किया एरिया कितना डिप होता है, थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। सिंपल पॉइंट है बहुत बेटा, मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया था कि अगर ये वाला इलेक्ट्रोलाइट बहुत थिक है, गाढ़ा है, विस्कस है तो इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी, और अगर ये पतला है, थिन है तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो इसको पतला करने का एक मेथड होता है, क्या मेथड होता है, टेम्परेचर। इसका टेम्परेचर बढ़ा दो, इंक्रीज कर दो, गर्मी से इसका इलेक्ट्रोलाइट पतला हो जाएगा, विस्कोसिटी उसकी कम हो जाएगी, ठीक है। विस्कोसिटी कम हो जाएगी तो दैट मींस वो थिन हो जाएगा, पतला हो जाएगा, और इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। क्यों? बहुत जो पतली चीज होगी उसके अंदर आयंस जल्दी जल्दी मूव करेंगे, जो गाढ़ी चीज होगी, विस्कस होगी, उसमें आयंस को मूव करने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से स्मॉल आर डिक्रीज हो जाता है, राइट डाउन। टेम्परेचर इंक्रीजेस, स्मॉल आर मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, टेम्परेचर इंक्रीजेस, इंटरनल रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, ट्रांसफर जल्दी होंगे आयंस, ठीक है। एक और पॉइंट है बेटा, राइट डाउन, concentration of electrolyte increases, concentration of electrolyte increases, R increases, R small है मतलब internal resistance increases, concentration of, अभी समझाता हूं इस पॉइंट को, concentration of electrolyte increases, internal resistance increases, बढ़ जाएगा internal resistance। क्यों बढ़ जाएगा देखना। अब कुछ वही फैक्टर्स हैं, बातें वही हैं, ठीक है, लेकिन हमें रिपीट करनी पड़ती हैं। मैं तुम्हें बार बार समझा चुका हूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब होता है कोलिजन, टक्कर होना। जितने ज्यादा नंबर ऑफ कोलिजन्स होंगे किसी आयन को, किसी चार्ज को चलने के लिए थ्रू द कंडक्टर, थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, चलने के लिए थ्रू द मीडियम, जिस भी मीडियम में वो ट्रेवल कर रहा है उसके अंदर अगर उसकी नंबर ऑफ कोलिजन्स ज्यादा हैं तो दैट मींस वहां पर रेजिस्टेंस ज्यादा है, वो चल नहीं पा रहा अच्छे से। अगर वो चल नहीं पा रहा तो दैट मींस वहां रेजिस्टेंस ज्यादा है, करंट कम हो जाएगा। तो अगर मैं यहां पर इसकी कंसंट्रेशन बढ़ा दूं, ठीक है, ये मान लो H2SO4 है, इसके अंदर ज्यादा आयंस डाल दूं, H2SO4 की कंसंट्रेशन हाई कर दूं,
तो क्या होगा, जो आयन ने एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पर शिफ्ट होना है, ट्रेवल करना है, तो हाई कंसंट्रेशन के कारण उसके नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाएंगे। जितने नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाएंगे उतना ही रेजिस्टेंस बढ़ता है। ये चीज तो ये लगा लो कि बस पत्थर पे एक लकीर है, माइंड में सेट कर लो कि जितने नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ते हैं उतना ही इंटरनल रेजिस्टेंस या कोई भी रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ पे कंसंट्रेशन बढ़ाने से क्या होगा कि नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ेंगे और जिसके कारण इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ेगा। गॉट दिस पॉइंट एवरीवन?